Hello everyone, how are you? Welcome back to Parvez Sir classes. Today we will talk about second book, second chapter, liberty. यानी कि स्वतंत्रता. स्वतंत्रता जो है हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक लिबर्टी का प्रावधान है, उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक. जो 19 से 22 तक लिबर्टी की जो प्रावधान है उनका उल्लेख करा गया है वो कौन कौन से हैं? वो है व्यवसाय चुनने का अधिकार. ठीक है, यानी व्यवसाय चुनने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, जाति, समुदाय का हो, उसको व्यवसाय चुनने का अधिकार है. व्यवसाय चुनने का अधिकार है यानी कोई भी रोजगार, पेशा चुनने का अधिकार है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि भाषण देने, अपनी अभिव्यक्ति यानी अपने पक्ष रखने का अधिकार है. ठीक है, सम्मेलन करने का अधिकार है. सम्मेलन करने का अधिकार है यानी कि एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है. और कौन सा अधिकार है हमारा? कहीं भी आने जाने का अधिकार है. आवाजाही की स्वतंत्रता है. आवाजाही की स्वतंत्रता यानी कि किसी भी राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता है. और कहीं भी रहने, निवास करने की स्वतंत्रता है. निवास करने की स्वतंत्रता है हमें. तो ये स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 19 से लेकर 22 अनुच्छेद में उल्लेख है. आगे बढ़ते हैं हम. स्वतंत्रता के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं हम. स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्र का अंग्रेजी सबसे शब्द से मतलब है लिबर्टी. लैटिन भाषा के लिए बना है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव. यानी बंधनों का अभाव से मतलब है कि आपके कार्य में कोई बंधन नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है. समानता, स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है. समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है. यानी कि लोगों के साथ समानता यानी समान व्यवहार करना ज़रूरी है. स्वतंत्रता ज़रूरी है लोगों के लिए. इसे मानव के जो चाहे सो करो के अधिकार का पर्यायवाची माना जाता है. यानी कि स्वतंत्रता का अभिप्राय ही यही है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है अपनी लाइफ में. ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ मानव को उस कार्य को करने का अधिकार देता है कि योग्य व्यक्ति की आत्मा व्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना. यानी कि मानव को क्या करता है? स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को कार्य करने के लिए अधिकार देता है कि जो चाहे वो कर सकता है. वो कोई भी रोजगार, पेशा चुन सकता है ताकि वो क्या बने? योग्य व्यक्ति बने. यानी अगर आप स्वतंत्र हो तो आप कोई सी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, कुछ भी अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि योग्य व्यक्ति यानी योग्य व्यक्ति की योग्यता का क्या होगा? विस्तार होगा. यानी उसके गुणों का विस्तार होगा. ठीक है,
जिससे लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकेंगे। यानी स्वतंत्रता का अभिप्राय ही यही है कि लोगों को जो करे सो करे की नीति से है, मानव को जो करे सो करे की नीति से है, जिसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिस तरह से अपना रोज़गार चुने, चाहे शिक्षा ग्रहण करे, चाहे कोई संस्था खड़ा करे, तो ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं, जिससे क्या होगा, एक प्रतिभा का विकास होगा, योग्य व्यक्ति का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता को भी अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग डिफाइन करा है, तो वो पढ़ते हैं हम। जो चाहे सो करो की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा जाता है, जो प्राकृतिक अवस्था के में उपलब्ध होती है। यानी कि जो करो सो करो की नीति किसने दी है? हॉब्स ने दी है। और है वर्कर के अनुसार स्वतंत्रता, यानी व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि वर्कर के अनुसार कहा गया है जो एक व्यक्ति स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा प्लस तर्कसंगत बंधन, यानी इसमें बताया गया है कि वर्कर के अनुसार कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जिससे अभिप्राय यह है कि अगर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर अन्य व्यक्ति हनन ना करे तो क्या होगा, दोनों क्या रह सकते हैं, अपने कार्य में स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्कर के अनुसार है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जी हो गए, चाहे नेल्सन मंडेला हो गए, तथा आंग सान सू की आदि व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक व दमनात्मक नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया है। चाहे महात्मा गांधी ले लीजिए आप, चाहे नेल्सन मंडेला ले लीजिए, ठीक है, तथा आंग सान सू का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्या कर रखा है, दमनात्मककारी नीति। दमनात्मककारी नीति का मतलब ही यही है कि निरंकुश नीति जो कि दूसरे के हित के लिए ना हो। ठीक है, तो ऐसी नीतियों का उल्लंघन, तो ऐसी नीतियों को विरोध किसने करा है? इन व्यक्तियों ने किया है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के प्रकार क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता, मानव के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन ना होना। प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि जो वो चाहे, जो उसकी इच्छा है कार्य करने की वो करे, तो वो किस में इंक्लूड होती है? वो होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता में, जिस पर किसी प्रकार का बंधन ना लगाए, रोक ना हो, तो वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी निजी है, यहाँ पे व्यक्ति बोला है इसमें। ठीक है, निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता, यानी निजी मामलों में कि सब व्यक्ति जो अपने अनुसार को भी फैसले ले सकते हैं निजी तौर पर। ठीक है, जीवन की सुरक्षा, यानी कि अलग अलग व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन की सुरक्षा है, यानी वो अपने जीवन किसी भी तरह से जी सकते हैं, तो जीवन की सुरक्षा। विचार, अभिव्यक्ति, आस्था की स्वतंत्रता, यानी विचार, कोई भी विचार रखने की, कोई भी विचार प्रकट करने की, कोई भी पक्ष रखने की। अभिव्यक्ति यानी कि अपना पक्ष रखना। आस्था यानी कोई से भगवान को मानना, कौन सा भी कल्चर मानना, ये स्वतंत्रता है। राज्य के कार्यों में भाग लेना का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है, शासन की नीतियों और उनके कार्यों का समर्थन या विरोध करने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिप्राय यही है कि व्यक्तिगत तौर पे अपने जो भाव है उसको व्यक्त करना, चाहे वो जीवन की सुरक्षा के मामले से लेकर हो, चाहे वो व्यक्तिगत तथा आस्था की स्वतंत्रता से लेकर हो, विचार हो, चाहे राज्य के कार्यों में भाग लेना हो, या जो शासन की नीति का विरोध करना हो, चाहे उसके सपोर्ट में समर्थन करना हो, तो ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार से अभिप्राय क्या है? आर्थिक से मतलब ये लग रहा होगा पैसों से रिलेटेड है, जो
कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार, यानी कि कोई भी लाभकारी, जैसे आपको जैसा लगता है कि आपको इससे प्रॉफिट होगा, उस पद को पाने का अधिकार है। या कोई भी कारोबार, यानी कि कोई भी कारोबार स्टार्ट करने का अधिकार है। आपका जो मन करता है वो आप दुकान खोल सकते हैं, अपना कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अभाव से मुक्ति का अधिकार है। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार है, यानी आपका अधिकार यह है कि आप कोई भी वस्तु बनाएं, चाहे उसे बांटे। ये सब आर्थिक अधिकार में शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब भी यही है कि अपनी व्यक्ति, यानी कि क्या करे, अपने भावों पक्षों को क्या करे, व्यक्त करना यानी रखना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में सबल तक रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हैं। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में कहा था कि जितनी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार क्या है, जिनके विचार गलत है या भ्रामक है, यानी जिनके विचार क्या है, जो सही नहीं है, जिनके विचार रूढ़िवादी विचार है। ठीक है, तो उनको भी अपनी बात रखने का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि जिनके विचार गलत हैं या भ्रामक है तो उनको बात रखने का अधिकार नहीं है। सबको बात रखने का अधिकार है। किस पुस्तक में लिखा है? या ऑन लिबर्टी में लिखा है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लोगों का मानना होता है कि महिलाओं को मंदिर में जाना नहीं चाहिए, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। चार सबल तर्क। अब चार सबल तर्क क्या है वो जानते हैं। कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है, यानी कोई भी विचार क्या है, पूरी तरह से गलत नहीं होता है, उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है। सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। यानी ज़रूरी है कि कोई किसी चीज़ में क्या है, जब अब हम कोई विचार रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से गलत बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ अंश जो है वो सत्य भी है, उसमें सच्चाई भी छुपी हुई है, बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। कि जब तक हम उसमें अपने विरोधी, अगर हम पक्ष रख रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम विपक्ष भी रखें, यानी कि तर्क दे रहे हैं तो वितर्क भी दें। जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। मान लो कि कोई कानून बन रहा है, उसमें पक्ष है तो विपक्ष भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आलोचना ज़रूरी है, क्योंकि आलोचना ही से हम उसकी कमियों को क्या कर सकते हैं, उसकी कमियों को, हामियों को सुधार सकते हैं। तो ये पक्ष और विपक्ष होना ज़रूरी है। आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता। तो ये चार सबल का तर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नहीं है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर विचार क्या है, गलत नहीं हो सकता। हर विचार, उसमें सत्य का अंश जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी विचार को आज अच्छा नहीं मान रहे, सही नहीं मान रहे, तो ये हो सकता है कि वो भविष्य में मूल्यवान हो जाए। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप में समस्या का समाधान बन जाता है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि अपना पक्ष रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर थोड़े टाइम के लिए ये कहा जाए कि आप अपना पक्ष ना रखें तो ठीक चलता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि दीर्घकालीन देखें कि आप अपना पक्ष ना रखें तो क्या होगा इससे अगर व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रखेगा तो क्या होगा, इससे उसकी स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा। ठीक है, तो वो अपनी मांग रखेगा, आंदोलन होंगे। ठीक है, तो ये सही नहीं है किसी भी राष्ट्र के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप से समस्या का समाधान बन जाते हैं तथा तत्कालीन मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता के दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक है। यानी कहा जाता है कि अगर लोगों को अपनी बात रखने से रोका जाए तो वो खतरनाक है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। चार सबल का तर्क है ये। आगे बढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता के आयाम, यानी स्वतंत्रता के क्या क्या आयाम है वो पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जब किसी के आयाम पढ़ते हैं तो उसमें आप पता होगा आपको कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक भाग में इसका निहितार्थ है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, यानी प्रतिबंध ना होना नेगेटिव में।
ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। यानी प्रतिबंध यानी रोक व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। ठीक है, समर्थक है जॉन स्टुअर्ट मिल, F.A. हायक आदि। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता में यही बताया गया है कि जो प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, लोगों को रोकना नहीं चाहिए, वो जो चाहे वो करे। ठीक है, और जो उनकी इच्छा है उस हिसाब से कार्य करें, उसकी छूट होनी चाहिए। इसका समर्थन किया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, F.A. हायक ने आदि। आगे बढ़ते हैं हम। सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके। सकारात्मक स्वतंत्रता यह है कि मनुष्य अपना विकास कर सके। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। अगर सरकार सार्वजनिक कल्याण कर रही है, उसके लिए लक्ष्य तय कर रही है, तो ये ज़रूरी है कि प्रतिबंध लगाए। वो मानव समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। यानी कि एक मनुष्य के कार्य अन्य मनुष्य के कार्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति। समर्थक है T.N. ग्रीन व प्रो इसाया बलीर। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया है कि प्रतिबंध ज़रूरी है, नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा है कि प्रतिबंध ज़रूरी नहीं है। सकारात्मक प्रतिबंध में कहा गया है कि प्रतिबंध अगर ज़रूरी है, अगर राज्य क्या करे, सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य तय करे। मानव समाज में रहता है, उसके कार्य भी लोगों को क्या करते हैं, एक मनुष्य के कार्य अन्य मनुष्य के कार्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रतिबंध होना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी गई है और लोग जो चाहे वो कर रहे हैं, एक अपनी स्वतंत्रता है तो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिबंधों के स्रोत। प्रतिबंधन मतलब क्या होता है, रोक लगाना। ठीक है, उसके स्रोत क्या हैं, बलपूर्वक यानी कि ज़बरदस्ती से रोक लगाना, कानून के माध्यम से रोक लगाना। ठीक है, बाहरी नियंत्रण से हो गया। ठीक है, और राज्य आर्थिक असमानता के कारण, सामाजिक असमानता के कारण, यानी बलपूर्वक। यानी जब प्रतिबंधों के स्रोत पड़ते हैं तो उसमें आता है जैसे कि बलपूर्वक का प्रयोग करना, यानी किसी को जबरदस्ती से प्रयोग करना कि आपको ये काम करना ही करना है, या ऐसा करना कि बाहरी नियंत्रण यानी किसी बाहर का नियंत्रण हो जाना, तब होता है प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, यानी एक देश में अगर अन्य देश का कब्जा हो जाए तो क्या होगा, नियंत्रण हो जाएगा उस देश का। ठीक है, और जैसे कि राज्य में आर्थिक असमानता हो जाए, सामाजिक असमानता हो जाए, तो ये सब हो गया। और प्रतिबंधों की आवश्यकता, यानी प्रतिबंधों की आवश्यकता है क्यों, यानी रोक की आवश्यकता क्यों है, सीमित संसाधन के उचित बंटवारे के लिए। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो क्या होता है, संसाधन क्या होते हैं, लिमिट होते हैं यानी सीमित होते हैं, और लोग ज़्यादा है यानी लोगों को चाहिए कि संसाधन तो हर किसी को चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अगर प्रतिबंध होंगे तो क्या होंगे कि उचित बंटवारा होगा सबका संसाधनों का। रोकने के लिए सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, सार्वजनिक कल्याण हो, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के लिए। मतलब ये है कि प्रतिबंध की आवश्यकता इसलिए होती है, रोक की आवश्यकता इसलिए होती है। अगर रोक टोक ना होगी तो लोग क्या करेंगे, जो संसाधन है, सीमित संसाधन जो है उसका क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। जो अमीर लोग हैं वो तो सोचेंगे हमें तो स्वतंत्रता है, हम अपने जो साधन हैं वो क्या करें, वेस्ट करें, चाहे दूसरों को मिले ना मिले। तो प्रतिबंध होना भी ज़रूरी है लोगों के कल्याण के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। उदारवादी। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। जब ऐतिहासिक रूप से देते हैं तो उदारवाद का मतलब था मुक्त बाजार, यानी कि मुक्त बाजार यानी मुक्त बाजार रूप से कार्य करना, यानी कि बाजार में आप जो चाहे खोज सकते हो, आपकी उसकी क्या है, छूट है। और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है, जिसमें राज्य की भूमिका क्या होती थी, कम होती थी, यानी कंपटीशन ज़्यादा होता था और राज्य की जो भूमिका है वो कम होती थी। हालांकि अब क्या हो गया कि जो कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, अब क्या हो गया कि अब लोगों का मानना बदल गया है। अब मानना ज़रूरी है कि कल्याणकारी राज्य यानी कि जो राज्य की नीतियाँ हैं वो ज़रूरी है कल्याण के लिए। ठीक है,
स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए उपायों की ज़रूरत है। यानी पहले क्या होता था कि कंपटीशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, यानी जो निजी लोग हैं, यानी कि मुक्त बाजार रखा जाता था, चाहे सामाजिक कल्याण हो चाहे ना हो, उदारवाद की ये नीति थी। और राज्य की न्यूनतम पक्ष लिया जाता था, यानी कि राज्य को हस्तक्षेप करने के लिए मना किया जाता था। और अब की भूमिका यह है कि लोगों का मानना है कि कल्याणकारी राज्य का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है ताकि असमानता जो फैली है समाज में उसको कम किया जा सके, यानी अमीर और गरीब की खाई को कम किया जा सके। नेक्स्ट है सकारात्मक उदारवादी। हॉब्स, लॉक तथा लॉस्की समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यानी कि जो ये दो हैं हॉब्स, लॉक तथा लॉस्की समर्थक हैं, इन्होंने कहा है कि जो कानून जो है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, यानी कि हॉब्स, लॉक हो गए, लॉस्की जैसे समर्थक हैं, उनका मानना है कि कानून जो है वो व्यक्तियों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर कानून होंगे तो लोग क्या करेंगे, प्रतिबंध लगेंगे लोगों के ऊपर, क्या करेंगे, कानून होंगे तो लोग उनके उसका क्या करेंगे, कानून होने से लोग डिसिप्लिन में आएंगे, कानून होंगे तो लोग समझ पाएंगे कि अपनी स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें, ठीक है। कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराते हैं। यानी कानून से क्या होता है, कानून ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं होते बल्कि प्रत्येक वर्ग के लिए होते हैं, सब वर्ग के लिए होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विकास के अवसर उपलब्ध होंगे और उचित प्रतिबंधों का समर्थन, यानी कि उचित प्रतिबंध भी ज़रूरी है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हुए घूमें कि हमें तो इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें लिबर्टी का राइट्स है, तो हम क्या करें, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करें, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सकारात्मक उदारवादी हॉब्स, लॉक तथा लॉस के समर्थन में ये अपने विचार प्रकट किए हैं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं, यानी उदारवादी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो समानता, यानी सबके साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, और उनके मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता का भी संदेह की नज़र से देखते हैं, यानी राजनीतिक सत्ता को संदेह की नज़र से देखना अभी ज़रूरी है, क्योंकि अब जब हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो हमें आलोचना करना ज़रूरी है, यानी जब हम पक्ष रख रहे हैं तो हमारे पास विपक्ष का तर्क भी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कमियां और खामियां हम छांट पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मार्क्सवादी धारणा। अब मार्क्सवादी धारणा क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। मार्क्सवादी यानी कि जो समाजवादी है, सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, यानी कि जो आर्थिक स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सामाजिक जीवन के ढांचे को उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। मार्क्सवादी जो समाजवादी की विचारधारा पर आधारित है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है, यानी स्वतंत्रता की जो मार्क्सवादी धारणा ये कहती है कि सभी लोगों को क्या होने चाहिए, सभी लोगों को समान अवसर देना चाहिए ताकि लोगों का हित हो सके। वर्गों के बोझ से दबे बुजुर्ग समाज में उसके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि इसमें बोला है कि वर्गों के बोझ से दबे बुजुर्ग हो गए, ठीक है, मतलब कि स्वतंत्रता जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं कि सामाजिक जीवन के ढांचे पर आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। इसमें बोला कि वर्गों के बोझ से दबे बुजुर्ग हो गए, समाज उसके निहितार्थ भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं, इसलिए जब तक हम पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। इससे अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी व्यवस्था में सिर्फ लाभ को महत्व दिया जाता है, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवाद का कोई काम नहीं है, यानी कि जो सामाजिक कल्याण के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं उसका काम नहीं होता। पूंजीवादी व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि वो लाभ कमाए, ठीक है।
सिर्फ अमीरों को प्रोत्साहित करे, गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता पूंजीवादी व्यवस्था में। तो इसलिए कहा गया है कि मार्क्सवादी की धारणा यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था से क्या होगा, किसी भी समाज का क्या होगा, कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में गरीब भी है अमीर भी है, तो दोनों के बारे में सोचना ज़रूरी है। इसलिए समाजवादी व्यवस्था जो समाज के कल्याण के लिए काम करे, समाज के हितों के लिए काम करे, ऐसी योजना लेके आए जो समाज के लिए ज़रूरी है, तो समाजवादी व्यवस्था ये कहती है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संबंधी जे.एस. मिल के विचार, यानी स्वतंत्रता से संबंधित जे.एस. मिल के क्या विचार थे वो पढ़ते हैं हम। व्यक्ति के कार्य है स्वसंबंध कार्य, परसंबंध कार्य, दो तरह के कार्य है। स्वसंबंध कार्य क्या है वो पढ़ते हैं हम। वे कार्य जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। ऐसे कार्य जो अगर आप खुद करते हैं तो उसका जो प्रभाव है, अफेक्ट है, वो सिर्फ आप पर ही पड़ेगा, दूसरों पे नहीं पड़ेगा, तो वो स्वसंबंध कार्य है। इन कार्यों व निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि जो ये कार्य आप कर रहे हो खुद से, तो इसका प्रभाव भी आप पे खुद ही पड़ेगा और इस पे किसी बाहरी सत्ता या राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कार्य है स्वसंबंध कार्य है। फिर पढ़ते हैं हम परसंबंध कार्य। वे कार्य जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं, ऐसे कार्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर राज्य भारी प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि परसंबंध कार्य वो कार्य, काम तो आप कर रहे हो लेकिन उसका जो अफेक्ट है या प्रभाव है वो दूसरों पे पड़ रहा है, तो ऐसे कार्य क्या है, नुकसानजनक कार्य है। ये नुकसानजनक कार्य है, तो ये इसका मतलब ये है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे कार्यों में राज्य क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होगा ये। ठीक है, स्वसंबंध कार्य और परसंबंध कार्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हानि का सिद्धांत। परसंबंध कार्यों से किसी दूसरे को हानि हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा परसंबंध कार्य क्या होते हैं, कर तो आप रहे हो लेकिन प्रभाव किसको पड़ रहा है, दूसरों को पड़ रहा है, दूसरों के लिए तो नुकसानदायक है, तो राज्य का फर्ज है कि उस पर क्या करे, हस्तक्षेप करे। तो हानि का सिद्धांत क्या कह रहा है कि परसंबंध कार्यों से किसी दूसरों को हानि हो सकती है और इस कारण से उस पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो राज्य का काम ये है ना कि अगर आप काम कर रहे हो, दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या करेगी राज्य, उस पर प्रतिबंध लगाएगी, रोक लगाएगी कि आप ये काम ना करें। राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। यानी कि स्वतंत्रता क्या कहती है कि सब स्वतंत्र है अपने कार्य करने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक व्यक्ति ऐसा काम करे कि दूसरे व्यक्ति को भी अफेक्ट डाले, कि दूसरों को भी हानि पहुंचाए। तो हानि का सिद्धांत ये कहता है कि अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो अन्य व्यक्ति को स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगते हैं, रोक लगते हैं। ठीक है, तो ये हानि का सिद्धांत है। स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय, यानी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं, तो वो बताते हैं क्या है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार का प्रावधान, कानून का शासन। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तिशाली विरोधी दल, आर्थिक समानता, विशेषाधिकार न होना, जागरूक जनमत। यानी इसका मतलब है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय यही है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाता है। ठीक है, जिसमें सभी को क्या दे रखे, मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो यानी कि अगर मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार का प्रयोग करके हम न्यायालय में जाके अपनी मांग कर सकते हैं। यानी स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसका प्रावधान संविधान में दिया गया है। ठीक है, कानून का शासन, न्यायपालिका कौन होती है, जो न्याय करती है, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उस पर न्याय करती है। न्यायपालिका का काम क्या है, तो स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय तो ये हो गए कि हम सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रखे हैं। न्यायपालिका है जो क्या करती है, न्याय दिलाती है, तो उसकी स्वतंत्रता हो गया। तो ये सब जो है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।